वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 52, लीगल रूल्स एज टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को अलॉटमेंट करने के क्या क्या रूल्स है। और इसमें हम दो तरह के रूल्स पढ़ेंगे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो रूल्स है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के और अलॉटमेंट के, और एक कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स है अलॉटमेंट के, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीगल रूल्स एज टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, रूल्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो रूल्स है उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। देन हम कंपनीज एक्ट के रूल्स के बारे में बात करेंगे अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट है द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, द BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमिटी प्रॉपरली ऑथराइज्ड टू अलॉट शेयर्स on behalf of the board of directors, otherwise allotment will be invalid। जो भी अलॉटमेंट करेंगे वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा होगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चाहे वो कमिटी हो या फिर प्रॉपर ऑथराइज्ड जो जिनको दे रखी है शेयर्स अलॉटमेंट करने की, उनके द्वारा ही अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट का एक रूल होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो भी हेड होते हैं, कमेटी बनाई गई होती है, उनके द्वारा ही अलॉटमेंट यहाँ पे करा जाता है। अगर इनके अलावा अलॉटमेंट करा जाता है तो वो अलॉटमेंट इनवैलिड माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी रीजनेबल पीरियड। एक टाइम पीरियड दिया जाता है, अगर उस टाइम पीरियड में अलॉटमेंट नहीं करते तो एप्लीकेशन जो भरी जाती है यानी कि अलॉटमेंट करने के लिए, उस एप्लीकेशन का जो टाइम पीरियड ख़त्म होने के कारण एप्लीकेशन लैप्स हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अलॉटमेंट जब भी करा जाए तो एप्लीकेशन के टाइम पीरियड के बाद ही और उस टाइम पीरियड के विथिन में ही करना चाहिए, यानी कि जितना टाइम पीरियड दिया जाता है एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का कंपनी के द्वारा, उस टाइम पीरियड के अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मस्ट बी एब्सोल्यूट, कंप्लीट होना चाहिए, हाफ या पार्शियल नहीं होना चाहिए, और टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो एप्लीकेशन में है। अगर इस तरीके से नहीं होता तो एप्लीकेंट रिजेक्ट कर सकता है अलॉटमेंट को, यानी कंपनी जो भी वादा करेगी अलॉटमेंट का वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेंट रिजेक्ट कर सकता है उस अलॉटमेंट को। सेकेंड पॉइंट इसके बाद बता रखा है अलॉटमेंट शुड नॉट कंट्रावीन एनी अदर लॉ। अलॉटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी लॉ को तोड़ता हो, या फिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो इलीगल नेचर का हो। नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड अंटिल द अलॉटमेंट इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। जब तक अलॉटमेंट करने से पहले कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा एप्लीकेंट को कंपनी की तरफ, तो कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक अलॉटमेंट होता नहीं है। पहले कम्युनिकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, और अलॉटमेंट के बाद ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा जो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग यानी कि एक एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टी सहमत हो। अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा ये। नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड अंटिल द अलॉटमेंट इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। द अलॉटमेंट इज कम्युनिकेटेड थ्रू पोस्ट के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अलॉटमेंट। Posting of properly addressed and stamped letter of allotment is sufficient communication even if the letter is delayed or lost in the course of postal transit। in case अगर पोस्टिंग के बीच में डिले हो जाता है या लॉस हो जाता है तो वो कोई इशू नहीं माना जाएगा, अलॉटमेंट माना जाएगा उसका, क्योंकि वो एक एड्रेस पे है, एक एड्रेस का नाम लिखा जाएगा और एक स्टाम्प लेटर होगा, तो इतना सफिशेंट है। उसके बाद अगर कोई डिले होता है लेटर का जाने में किसी एप्लीकेंट के होम में, या फिर ट्रांजिट में लॉस्ट हो जाता है यानी कि बीच में ही अगर खो जाए, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मान लिया जाएगा कि एक तरीके से कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया है लेटर के लिए, यानी कंपनी ने कम्युनिकेट कर लिया एक एड्रेस और एक स्टाम्प लेटर रख के और उसको पोस्ट कर दिया। यहाँ तक कंपनी की जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर डिले हुए या फिर पोस्टल ट्रांजिट में लॉस्ट हुए तो इसका कोई कंपनी को जिम्मेदार नहीं होगा। सो अलॉटमेंट लॉ तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, और
पोस्टिंग जो होगी वो एक प्रॉपर्ली एड्रेस पे जाएगी, एक स्टैम्प लेटर होगा। अगर उसके बाद भी डिले और लॉस होता है तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब आता है कंपनीज एक्ट के अंदर, अलॉटमेंट कैन बी मेड ओनली अ रिटन एप्लीकेशन इन फॉर्म सप्लाई बाय द कंपनी इन दिस रिगार्ड। अलॉटमेंट जो भी होगा वो रिटन एप्लीकेशन होगा, ये माना जाएगा कंपनी के द्वारा। दूसरी बात, कंपनी इसी के द्वारा एक वैलिड अलॉटमेंट करता है और हमेशा रिटन फॉर्म में करेगा। वैलिड अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड ऑन ओरल रिक्वेस्ट। ओरल रिक्वेस्ट पे कभी वैलिड अलॉटमेंट नहीं होगा, यानी कि सारे जो वर्क होंगे अलॉटमेंट के वो रिटर्न होंगे। बिफोर मेकिंग एन अलॉटमेंट कंपनी शैल फाइल विथ रजिस्टर प्रॉस्पेक्टस और स्टेट पर लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस। कंपनी अलॉटमेंट से पहले हमेशा ROC में फाइल करेगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो प्रॉस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मतलब कोई एक स्टेटमेंट देगी जो प्रॉस्पेक्टस के बजाय होगा या ऑल्टरनेट में होगा। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। द रिक्वायरमेंट नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी एंड सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो भी ये जो रूल्स हैं ये कभी भी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे, और फर्दर आप अलॉटमेंट करो या री इशू कर रहे हो तो उन केस में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। इस बात पे बिल्कुल कम्प्लीटली तरीके से ध्यान देना है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो भी हमने लॉ पढ़े, ये प्राइवेट कंपनी पे और सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अगेन अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर रहे हैं या फिर री इशू कर रहे हैं शेयर्स का, फोरफिटेड शेयर्स का, उसमें ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे आएगी कि जो सेक्शन 39 और 40 है कंपनीज एक्ट का, वो भी यहाँ पे इन पे एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 39 और सेक्शन 40, ये एक चीज़ और इसमें ऐड है। तो कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट रिटर्न एप्लीकेशन होना चाहिए और एक फॉर्म होगा, उसमें होगा जो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अलॉटमेंट कभी भी ओरल नहीं होगा, रिटर्न होगा। अलॉटमेंट से पहले कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करेगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, या फिर प्रॉस्पेक्टस के बजाय अगर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करी तो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी कि प्रॉस्पेक्टस के बजाय कोई स्टेटमेंट इशू करेगी। और ये रूल्स कंपनी के अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्राइवेट कंपनी और सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स में एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं माना जाता, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। इसलिए ये रूल्स इन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे और सेक्शन 39 और 40 एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के प्रोविज़न के बारे में। थैंक यू।